नमस्कार बच्चों। देखिए, आज श्वसन का हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 2 में मैंने अभी तक पढ़ाया है कि जंतुओं में श्वसन, ठीक है। तो जंतुओं में श्वसन के बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो जंतु दो प्रकार के हो सकते हैं, एक निम्न श्रेणी के जंतु हो सकते हैं, एक उच्च श्रेणी के जंतु हो सकते हैं, ठीक है। एक वैसे जंतु जो बहुत ही छोटे श्रेणी में आते हैं और एक ऐसे जंतु जो बड़े श्रेणी में आते हैं। तो निम्न श्रेणी के जंतु से आप समझ गए होंगे। अब निम्न श्रेणी के जंतु में भी ऐसे जीव होते होंगे जो बस एक ही कोशिका से बने होंगे, उनका जो जीव होगा बस एक कोशिका से बना होगा वह। और बहुकोशिकीय जीव भी होंगे जो एक से अधिक कोशिका, जैसे 2 कोशिका 3 कोशिका, छोटा ही होगा लेकिन एक से अधिक कोशिका से बना होगा। मान लीजिए 3 ही कोशिका से बना है, तो इसको आप ये तो नहीं बोल सकते कि उच्च श्रेणी का है, इसको आप यही बोलेंगे कि यह निम्न श्रेणी का ही है, लेकिन निम्न श्रेणी में यह बहुकोशिकीय है। तो निम्न श्रेणी में भी बहुकोशिकीय क्या है और एक कोशिकीय क्या है आप समझ गए होंगे। निम्न श्रेणी में एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और निम्न श्रेणी में ही बहुकोशिका का उदाहरण अगर देखा जाए तो हाइड्रा है। बहुत सारे जीव है लेकिन अभी हाइड्रा एक जीव का नाम बुक में लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपका काम होगा कि आप गूगल से सर्च करके लिखिएगा कि निम्न श्रेणी में बहुकोशिकीय जीव और कौन कौन से आते हैं, आपका काम है। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव में जो जीव बस एक कोशिका से बने होते हैं, केवल एक कोशिका से, वह उनके बाहर कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। तो यह कोशिका झिल्ली से ही विसरण के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इसी के द्वारा कोशिका झिल्ली से ही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। यानी पूछा जाएगा एक कोशिकीय जीव किस क्रिया के द्वारा श्वास लेते हैं? विसरण द्वारा। कहाँ से? कोशिका झिल्ली से। समझ में आ गया। दूसरा, बहुकोशिकीय जीव जैसे हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा का अपना एक शरीर होगा जो मान लीजिए कि 3 ही कोशिका से है, 4 कोशिका से है, 2 कोशिका से है, एक से अधिक कोशिका से होगा, बस हम इतना जानते हैं, एक से अधिक कोशिका से होगा। तो यह श्वास अपने शरीर के सतह से करता है। अब जो भी इसका शरीर हो गया, जैसे हाथ मेरा शरीर है तो यह मेरा सतह है, तो शरीर के सतह से करता है। किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। यानी कि दोनों निम्न श्रेणी में एक कोशिकीय हो गया या बहुकोशिकीय, विसरण द्वारा ही श्वसन करते हैं। अब हम लोग आते हैं उच्च श्रेणी में। उच्च श्रेणी के जंतु में हमेशा जब उच्च श्रेणी मैंने कहाँ ही दिया तो इसका मतलब ये है कि बहुकोशिकीय जीव जिसमें बहुत सारे कोशिका आते हैं। जैसे वर्ग देखा जाए तो मैमेलिया वर्ग हो गया, एविज वर्ग आ गया, रेप्टिलिया वर्ग आ गया, एम्फीबिया वर्ग आ गया, बहुत सारे वर्ग आते हैं। अब जैसे मैमेलिया वर्ग हो गया, मैमेलिया वर्ग में जैसे हम लोग आते हैं। अगर एविज वर्ग का बात किया जाए तो एविज वर्ग में पक्षी आते हैं। अगर रेप्टिलिया वर्ग का बात किया जाए तो इसमें सांप जो रेंग कर चलते हैं, सांप, छिपकली, कछुआ, यह सब जीव आते हैं, केंचुआ। एम्फीबिया में देखा जाए तो मेढक आता है। तो यह सब जो मैंने वर्ग बोला यह 9th क्लास का चीज़ है। आपको इतना जानना चाहिए कि मैमेलिया वर्ग में हम लोग आते हैं। जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वह मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, सभी लोग मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एविज में पक्षी आती है। रेप्टिलिया में जो रेंग कर चलते हैं, आप लिख लीजिएगा, रेप्टिलिया में रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं। एम्फीबिया मेढक, उभयचर, जो दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी और सतह पे भी, यह एम्फीबिया में आता है, ठीक है। अब जितने भी जीव है, जैसे मनुष्य हो गया, पक्षी हो गई, सांप हो गया, तो वह श्वास वह भी करता होगा। तो यह सब तो उच्च बहुकोशिकीय में आ गया। तो यह सब जीव जो श्वास लेते हैं तो श्वास का कुछ ना कुछ अंग होगा। जैसे यहाँ पे श्वास विसरण के द्वारा कर रहे थे, तो यहाँ पे भी श्वास कुछ माध्यम से करते होंगे, श्वसन करते होंगे। तो यहाँ पे अंग होता है, जैसे फेफड़ा, मनुष्य फेफड़ा से श्वास लेता है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे। तो फेफड़ा एक अंग हो गया, श्वसन अंग। गिल्स भी श्वसन अंग है जो मछली उछली में पाई जाती है, जो जीव पानी में रहते हैं। ट्रैकिया, जिसे श्वास नली भी कहा जाता है, ट्रैकिया को क्या कहता है? श्वास नली। तो श्वास नली भी कहा जाता है, जो एक नली प्रकार का बस होता है, केवल पाइप होता है। जैसे आपने पाइप देखा होगा, उसे ट्रैकिया कहा जाता है। तो यह भी किसी जीव में पाया जाता है, जो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कोई जीव त्वचा से भी सांस लेता है, जैसे मेढक अपने त्वचा से भी सांस लेता है, केंचुआ अपने त्वचा से भी सांस लेता है। तो यह सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे श्वसन अंग के बारे में। अब इसके आगे हम लोग अब विस्तार से पढ़ रहे हैं बहुकोशिकीय जीव, जैसे फेफड़ा से कौन कौन से लेते हैं या ट्रैकिया से कौन कौन से जीव सांस लेते हैं, ट्रैकिया है क्या, इसके बारे में आइए हम लोग अब विस्तार से पढ़ते हैं। जंतुओं में श्वसन, जंतु में श्वसन के बहुत सारे अंग हैं। जैसे पहला अंग का नाम मैंने लिखा है ट्रैकिया, या जिसे ही क्या बोला जाता है? श्वास नली। दूसरे अंग का नाम है गिल्स।
हर जीव में एक प्रकार का श्वास अंग होता है, जैसे कुछ जीवों में ट्रैकिया होता है, कुछ जीवों में गिल्स होता है, कुछ जीव में फेफड़ा होता है। यह सब हम अंग के बारे में पढ़ेंगे। यह सब जितने अंग हैं 1 2 3 यानी कि श्वास नली, गिल्स, फेफड़ा, यह सब श्वसन अंग हैं, यानी श्वास लेने वाले अंग हैं। हम लोगों में श्वास लेने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा है। तो अब ट्रैकिया और श्वास नली के बारे में देखते हैं। नाम से ही है कि श्वास नली, यानी श्वास लेने के लिए क्या है? एक नली है, यानी कि एक प्रकार का नली है जिसका दोनों ओर खुला होता है, और यही नली सेट कर दिया जाता है इस जंतु में, जैसे टिड्डा, तिलचट्टा। ये ऐसे प्रकार के जीव में श्वास लेने के लिए बस क्या होता है? ट्रैकिया होता है, और कोई अंग नहीं होता, बस ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया एक पाइप है, इनमें एक पाइप लगा होता है, समझ जाइए यह टिड्डा है, और एक पाइप के माध्यम से यह पाइप जो है आएगा और इधर से श्वास आएगी और इनमें चला जाएगा। समझ में आ गया? इनमें समझ जाइए कि एक एकदम इतना पतला पाइप होता होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए इस पाइप को बड़ा बनाना पड़ेगा। इस पाइप को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि मान लीजिए यह दोनों ओर से खुला हुआ है। एक तरफ ऑक्सीजन जाएगा, बाहर से क्या लेंगे वो लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से लेंगे, और ऑक्सीजन जाएगा और चला जाएगा शरीर के अंदर, यानी कि ऊतक में। कहाँ चला जाएगा? ऊतक में। यानी कि श्वास नली एक तरफ ऊतक में खुलता है और एक तरफ इनके रंध्र में खुलता है, यानी जो छिद्र है, शरीर के बाहर जो छिद्र होगा वो एक तरफ छेद में खुलता है, और छिद्र के माध्यम से श्वास आया, और एक तरफ कहाँ खुलेगा? ऊतक में। तो समझ जाइए कि इसी प्रकार का रचना होता है ट्रैकिया का। बस एक पाइप होता है, एक तरफ श्वास रंध्र में खुलेगा बाहर छिद्र में, और एक तरफ कहाँ खुलेगा? ऊतक में। समझ में आ गया? बहुत सारे कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक होता है, जो पहले वीडियो में विस्तार से पढ़ाया जा चुका है। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, इधर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा शरीर के माध्यम से, और अंदर क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। इनमें कोई भी हीमोग्लोबिन नामक रंजक नहीं पाया जाता है। ऐसे जीवों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा यानी उनके खून का रंग लाल नहीं होगा। आप जानते हैं अच्छे से कि जिस जीव में हीमोग्लोबिन रहता है तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बांध करके ले जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को बांध करके ले आता है। यानी कि ले जाने और ले आने का काम पहले कौन कर रहा था? रक्त। यानी कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन है ही नहीं तो रक्त का काम है ही नहीं परिवहन के लिए। यानी कि इन प्रकार के जीवों में, टिड्डा, तिलचट्टा में जो परिवहन होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, वह रक्त के माध्यम से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो इनके खून का रंग भी लाल नहीं होता है। बस एक पाइप के माध्यम से ये करते हैं टिड्डा और तिलचट्टा। अब आइए गिल्स देखते हैं। गिल्स एक ऐसा श्वसन अंग है जो जलीय जीव में पाया जाता है। गिल्स जो होता है दोनों तरफ गलफड़े में पाया जाता है। जैसे मछली में, एग्जाम्पल क्या है? मछली। जैसे मछली आपको दिख रही होगी तो मछली में आँख के जस्ट पीछे गिल्स पाया जाता है। आँख के जस्ट पीछे दोनों तरफ गिल्स पाया जाता है, और गिल्स के बाहर दोनों गलफड़ा से ढका होता है। समझ में आ गया? जब गिल्स के माध्यम से, गिल्स में छेद होता है, गिल्स के माध्यम से कुछ आता नहीं है, मुंह से सब कुछ आता है। जैसे जल हो गया, उसका भोजन हो गया। मछली कहाँ से लेती है? मुंह से। मुंह से अंदर जाएगा, गिल्स से होते हुए मुंह से अंदर जाएगा भोजन, और कहाँ से जाएगा? गिल्स से होते हुए जाएगा, और गिल्स से होते हुए जो भोजन है वह भोजन चला जाएगा इसके आहार नाल में। समझ में आ जाएगा? भोजन कहाँ चला जाएगा? आहार नाल में। और जो इसका ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। समझ में आ गया? भोजन चला जाएगा इसके आहार नाल में, ऑक्सीजन भी चला जाएगा कहाँ? इसके आहार नाल में। कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर से बाहर आ रहा है वह गिल्स के माध्यम से बाहर आ जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा। समझ में आ गया? यानी कि जो बाहर निकलने वाला पदार्थ होगा वह गिल्स के माध्यम से निकलेगा बाहर, और अंदर जाएगा मुंह के माध्यम से। ठीक है? यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा गिल्स के माध्यम से। गिल्स दोनों तरफ होता है, आँख के जस्ट पीछे होता है। ठीक है? अब गिल्स की रचना हम लोग देखेंगे तो गिल्स में बहुत सारी रक्त केशिका होती है। ये रक्त केशिका कहने का मतलब, केशिका बोला जाता है एक पाइप टाइप की रचना जिसके माध्यम से कोई पदार्थ आ जा सकता है। तो रक्त जिस पाइप से आता होगा, जैसे हम लोग में नस है,
नस है, तो नसें जो है उसे हम लोग केशिका बोल सकते हैं, केशिका का काम कर रही है। समझ में आ गया, जो रिसने का काम कर रहा है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे रक्त केशिकाएं बहुत सारी होती है, और जो रक्त केशिकाएं होती है इन्हीं के माध्यम से रक्त बहता है, यानी कि इनमें रक्त होता है। और रक्त होता है जब जिस जीव में रक्त होगा और रक्त में हीमोग्लोबिन होगा, यानी कि ऑक्सीजन आएगा हीमोग्लोबिन के माध्यम से, यानी कि बाहर से मान लीजिए कि एक मछली का रूप समझिए, बाहर से अंदर आ रहा है यहाँ पे ग्रसनी में, और ग्रसनी में ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन लेके चला जाएगा अंदर तक। समझ में आ गया, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा कौन, फिर हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित कौन सा, हीमोग्लोबिन, और ला के बाहर छोड़ देगा। समझ में आ गया, यानी गिल्स में रक्त केशिकाएं होती है, याद रखिएगा। गिल्स की जब रचना हम लोग बनाते हैं तो गिल्स में बहुत सारी ऐसी पट्टी टाइप की, मतलब प्लेट टाइप की रचना होती है। मान लीजिए हाथ गिल्स है, तो गिल्स में बहुत सारी प्लेट आपको दिख रही है ऐसे, ठीक है। तो बहुत सारी प्लेट रचना होती है, प्लेट टाइप की, जो ऐसे आपको दिखाई देती है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा गिल्स के बारे में अच्छे से, गिल्स का फोटो आपको दिखाई देगा। जो पट्टी होती, मतलब जो प्लेट होती है, इस एक एक प्लेट को, जहाँ ये एक प्लेट आपको दिखाई दी, एक प्लेट ये दिखाई दी, एक प्लेट ये दिखाई दी, एक जो प्लेट दिखाई दी, इस प्लेट, पूरे प्लेट को बोलते हैं गिल कोस्ट। क्या बोलते हैं, यानी मान लीजिए मेरा हाथ गिल्स है, तो इसमें बहुत सारी गिल कोस्ट है, यह गिल कोस्ट हो गया, यह गिल कोस्ट हो गया, बहुत सारी क्या है, गिल कोस्ट है। और गिल कोस्ट के अंदर बहुत सारी पट्टी टाइप की रचना होती है। देखिए गिल कोस्ट के अंदर यह एक पट्टी, दो पट्टी, पट्टी मतलब ऐसे घुमावदार पट्टी, तो यह 3D फिगर दिख नहीं पा रहा है, तो घुमावदार ऐसे पट्टी है। समझ में आ गया, खांची टाइप का, देखिए घुमावदार पट्टी है। तो घुमावदार पट्टी को हम लोग बोलेंगे गिल पटलिका। क्या बोलेंगे, गिल पटलिका, यानी गिल कोष्ठ के अंदर होता है गिल पटलिका। गिल कोष्ठ के अंदर क्या होता है, गिल पटलिका। पहले गिल्स होगा, गिल कोष्ठ होगा, और इसके अंदर गिल पटलिका होगी। आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अकशेरुक जंतु होते हैं, यानी कि जिनमें रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता है, वैसे जंतु जैसे झींगा और सीप, इनमें भी श्वसन गिल्स के माध्यम से ही होता है। कुछ अकशेरुक जंतु जैसे झींगा और सीप होते हैं, आप फोटो देखिएगा झींगा और सीप का मोबाइल पे जाके, तो झींगा और सीप जैसे होते हैं, उनमें भी श्वसन किस माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से होता है। यह अकशेरुक जंतु होते हैं। अकशेरुक वैसे जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता है। और फेफड़ा के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं। मनुष्य हो गया, रेप्टिलिया वर्ग हो गया, जो अभी मैंने बताया, एवीज वर्ग हो गया, यह सब वर्ग किस माध्यम से लेता है, फेफड़ा के माध्यम से सांस लेता है। ठीक है, फेफड़ा के माध्यम से जो सांस लेता है वो हम लिख रहे हैं, पहले आप ये उतार लीजिएगा। आइए तीसरे श्वसन अंग फेफड़ा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फेफड़ा एक प्रकार का ऐसा श्वसन अंग है जो श्वास लेने के काम आता है। आपको तो समझ में आ गया होगा। जो उपसंघ वर्टिब्रेटा में जीव आते हैं, वैसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वह उपसंघ वर्टिब्रेटा में आते हैं। तो वह जीव श्वसन फेफड़ा से लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मेढक जो कि एम्फीबिया वर्ग में आता है। रेप्टिलिया वर्ग, जिस रेप्टिलिया वर्ग में सांप आते हैं, लिजर्ड यानी कछुआ आता है, और छिपकली आती है, सॉरी, और कछुआ आता है, यह सब रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। तो यह सब जो दोनों मैंने लिखा है, यह फेफड़ा से श्वास लेते हैं। उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा, यानी कि रीढ़ की हड्डी तो पाई जाती है, लेकिन उच्चतम श्रेणी में वो आते हैं, जैसे हम लोग हो गए, यानी कि हम लोग मैमिलिया में आते हैं। एविज यानी पक्षी हो गई, यह दोनों में श्वास फेफड़ा के माध्यम से ही लिया जाता है। समझ में आ गया। तो हम लोग में भी श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है। अब इसके अलावा त्वचा से भी कोई जीव श्वास लेता है। त्वचा से भी कोई जीव श्वास लेता है, जैसे मेढक त्वचा से भी लेता है। ठीक है, केंचुआ त्वचा से भी सांस लेता है। तो केंचुआ भी एक प्रकार का इन लोगों में श्वसन अंग हो जाएगा। मेढक के बारे में एक बात बता दें आप लोगों को, मेढक जब छोटी अवस्था में रहता है, तो मेढक की छोटी अवस्था को हम लोग टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं, और टेडपोल बोलते हैं शायद, और टेडपोल ही बोला जाता होगा। टेडपोल जब छोटा रहता है मेढक, तो एकदम मछली जैसा लगता है। मेढक जब बहुत छोटा होता है तो मछली और मेढक में अंतर नहीं पहचाना जाता है। समझ में आ गया। तो उस अवस्था को टेडपोल कहते हैं। चूंकि मेढक छोटी अवस्था में, यानी टेडपोल जिस अवस्था को बोला जाता है, इस टेडपोल छोटी ही अवस्था को बोला जाता है। तो टेडपोल देखने में भी मछली की तरफ होता है, यानी कि इनमें श्वास उस समय गिल्स के माध्यम से होता है। तो टेडपोल में श्वास किस माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से, क्योंकि देखने में वह कैसे होते हैं, मछली की तरह। जब धीरे धीरे यह बड़े होते हैं तो गिल्स इनमें समाप्त हो जाता है, और यह श्वास जो होते हैं फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं।
त्वचा के भी माध्यम से लेने लगते हैं श्वास। समझ में आ गया? तो बाद में यानी कि त्वचा और फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। ऐसे पूछा जाएगा क्या मेढक में गिल्स होता है? तो हाँ, जो मेढक छोटे होते हैं टेढ़े पोल, उनमें गिल्स भी पाया जाता है। समझ में आ गया? तो यह सब बातें हो गई फेफड़ा में। अब हम लोग जो मनुष्य में फेफड़ा के द्वारा श्वास लेते हैं, इसके बारे में विस्तार से कल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।